कृष्ण चाह रहे थे कि महाभारत के बीच में एक ऐसा दिन आए जिसमें कुछ अजीब सी घटना हो। अभिमन्यु तेजी से गया, काटते पीटते मतलब रास्ता बनाते हुए घुसता चला गया, लेकिन जैसे ही वो रास्ता बना के अंदर घुसा, बाहर में जो रास्ता था वो फिर से ब्लॉक हो गया, क्योंकि इस बार इन्होंने चक्रव्यूह की रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए नहीं किया था, इस बार जयद्रथ को बचाने के लिए किया था। चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु को मारा गया था। ये कहानी सभी को पता है, सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की थी। अर्जुन को युद्धभूमि से दूर ले जाया गया था, और जब पांडवों में कोई भी चक्रव्यूह भेदने वाला नहीं बचा, क्योंकि दो ही लोगों को चक्रव्यूह भेदना आता था पांडवों की टीम में। कौरवों की टीम में तो द्रोणाचार्य को आता था, भीष्म पितामह को आता था, जिसमें भीष्म पितामह ऑलरेडी नीचे गिर चुके थे, जमीन पे पड़े हुए थे। तो ये तो कौरवों की बात हुई। पांडवों में सिर्फ दो लोगों को आता था, श्री कृष्ण को और अर्जुन को। और उस दिन 13वें दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों युद्धभूमि से दूर जा चुके थे, तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की घोषणा की कि मैं चक्रव्यूह रच रहा हूँ। मतलब घोषणा की मतलब चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं किसी को। व्यूह ऐसे नहीं रचा जाता था। व्यूह होता था कि ये उनका स्ट्रेटजी होता था, वार स्ट्रेटजी, कि आप क्या करने वाले हो कल। तो किसी को बताया नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा कि मैं तो ये व्यूह रच रहा हूँ कल। तो हर व्यूह का एक काउंटर व्यू भी होता था, एक कार्ड भी होता था। अगर आप बता दोगे कि आप ये व्यूह की रचना कर रहे हो, तो सामने वाला तो उसका कार्ड व्यू जो है वो उसकी रचना कर देगा और आपको तोड़ देगा। तो व्यू इसलिए नहीं रचा जाता था। तो सवाल उठता है कि व्यू रचा क्यों जाता था, चक्रव्यूह की रचना क्यों की गई थी, क्यों द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए। बट देन इस पे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, चक्रव्यूह बना करके द्रोणाचार्य बैठे हुए थे कि युधिष्ठिर उसमें आएगा और पकड़ लेंगे, तो इसका सिंपल आंसर है कि युधिष्ठिर नहीं आएगा। युधिष्ठिर क्यों घुसेगा चक्रव्यूह में, युधिष्ठिर क्यों आएगा आपके घेरे में? इसका आंसर, पहले तो इसका बेसिक आंसर मैं समझा देता हूँ। चक्रव्यूह डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं था सिर्फ। जैसे आजकल होता है ना कि आप मिसाइल बनाते हैं एनिमी के ऊपर दागने के लिए, उनको मारने के लिए, साथ में आप काउंटर मिसाइल्स भी बनाते हैं जिसको डिफेंसिव मिसाइल बोलते हैं। वो इंटरसेप्ट करता है, वो मिसाइल को बीच में काटता है। तो ये चीज़ें होती है। आप तलवार रखते हैं सामने वाले को मारने के लिए, तलवार से बचने के लिए आप क्या करते हैं, ढाल भी रखते हैं। तो जो व्यू बनाए जाते थे, जो स्ट्रेटेजीज बनाए जाते थे, वो ऑफेंसिव भी होते थे, डिफेंसिव भी। कई सारे स्ट्रेटेजीज जो होते थे वो ऑफेंसिव होते थे, कई सारे स्ट्रेटेजीज जो होते थे वो डिफेंसिव होते थे। तो चक्रव्यूह क्या था? क्या एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी था कि हम बना के बैठ गए हैं, युधिष्ठिर आएगा और उसको हम पकड़ लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चक्रव्यूह दोनों था। चक्रव्यूह को ऑफेंसिव स्ट्रेटजी की तरह भी यूज किया जा सकता था और डिफेंसिव स्ट्रेटजी की तरह भी। मतलब चक्रव्यूह को आप बचाने के लिए भी यूज कर सकते हो, अपने किसी योद्धा को या अपने किसी टीम मेंबर को, और चक्रव्यूह को आप सामने वाले पे अटैक करने के लिए भी कर सकते हो, जो कि द्रोणाचार्य ने 13वें दिन किया था। चक्रव्यूह तो क्यों रचा गया था और युधिष्ठिर को कैसे फंसाने की द्रोणाचार्य की चाल थी, और चक्रव्यूह का काट क्या था, इस पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ तक नौबत कैसे आई। तो पहला 10 दिन की लड़ाई में, पहले 9 दिन की महाभारत की लड़ाई में, जब भीष्म पितामह ने बुरी तरह से पांडव सेना को मार मार के बर्बाद कर दिया, 10,000 आर्मी को डेली निपटा रहे थे, इससे पांडवों में हड़कंप मच गया। पांडवों की हालत खराब हो गई, इनको लगा कि अब तो हम खत्म हो जाएंगे। तब इन्होंने भीष्म पितामह से ही पूछ के, कृष्ण के कहने पे, और इन्होंने उसका कार्ड निकाला और इन्होंने भीष्म पितामह को 10वें दिन निपटा दिया। दुर्योधन तो गुस्सा था ही। 11वें दिन वो आचार्य द्रोण को लेकर के आया सेनापति बना करके। आचार्य द्रोण अपने तरीके से 1-2 दिन लड़े, फिर दुर्योधन को लगा कि ये तो यार बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं, ऐसे करके तो ये मतलब बरसों लग जाएगा, और तब तक ये पांडव ऐसा ना हो कि हमारी जो आर्मी पहले से ज़्यादा थी उसको ख़त्म करते करते ऐसा ना हो जीरो कर दे, लास्ट में हम ही 2-4-10 लोग बच जाएंगे, तो फिर तो हम तो हार जाएंगे। जो डर पांडवों के मन में था जब भीष्म पितामह पांडवों की सेना को मार रहे थे, सेम चीज़ अब दुर्योधन के मन में समाया हुआ था। तो दुर्योधन प्रेशर बनाने लगा द्रोणाचार्य पे कि युद्ध को इतना लंबा नहीं खींचना है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, इसको खत्म करो, पांडवों को हराओ चीटिंग करके। जिस पे द्रोणाचार्य ने बोला कि इतना ईजी नहीं है। तब दुर्योधन बोला कि आप तो गुरु हो, आप कुछ दिमाग लगाओ कि कैसे पांडवों को रगड़ा जा सकता है बिना ज़्यादा लंबा लड़ाई को खींचे हुए। हेंस द्रोणाचार्य ने दिमाग लगाया कि एक स्ट्रेटजी है, एक फॉर्मेशन है, अगर मैं उसको क्रिएट कर सकूँ ना, तो उसके थ्रू युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सकता है, युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है। और चूंकि युधिष्ठिर हेड था पांडवों की तरफ से, युधिष्ठिर को ही राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर उनका राजा ही बंदी बना लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए उसको, मतलब बंदी बनाने का मतलब होता है कि वो गुलाम हो गया, तो उसके बाद युद्ध ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये तो अनाउंस कर देगा कि
मैं भी युधिष्ठिर को मार दूंगा अगर लड़ते रहोगे तो, मैं भी अगर तुम लोग चाहते हो कि जिंदा रहो तो फिर सरेंडर कर दो, मतलब कुछ भी कंडीशन लगाया जा सकता था युधिष्ठिर को पकड़ने के बाद। बस प्रॉब्लम ये था कि द्रोणाचार्य का बेस्ट शिष्य जो अर्जुन था वो भी उधर से लड़ रहा था पोजीशन की तरफ से, पांडवों की तरफ से, और खुद वो पांडव भी था। मतलब अर्जुन के रहते हुए तो चक्रव्यूह सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, बिकॉज अर्जुन जानता था कि चक्रव्यूह कैसे भेदना है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के सामने में अपनी दुविधा रखी, जिस पर दुर्योधन ने कुछ दिमाग लगाया और सुशर्मा वगैरह को यूज करके अर्जुन को 13वें दिन मॉर्निंग में ही ललकारते हुए दूर लेके चला गया, बहुत दूर लेके चला गया। जैसे ऐसे समझो कि अगर युद्ध चंडीगढ़ में लड़ा जा रहा है, पानीपत में लड़ा जा रहा है, तो सुशर्मा को गुरुग्राम लेके चला गया ललकारते हुए, मतलब कि ललकारा फिर भागने लगा, अर्जुन पीछा करते हुए निकल गया। अर्जुन को इतना दूर लेके चला गया कि वो वापस ना आ पाए। और इधर द्रोणाचार्य ने रात में ही डिसाइड कर रखा था कि चक्रव्यूह की रचना करेंगे। सुबह हुई, उन्होंने जैसे ही अर्जुन दूर गया इन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। चक्रव्यूह मतलब क्या हुआ, जस्ट एक सैनिक फॉर्मेशन होता है, आर्मी को इस तरह से सजाना, एक डिफरेंट तरीके से सजाना, जिसको चक्रव्यूह बोलते हैं। चक्रव्यूह जैसा नाम से समझ में आ रहा है, चक्र की तरह सजाया जाता है। चक्र मतलब हो गया जैसे टायर, समझो साइकिल का टायर, साइकिल का टायर हो गया या चक्र हो गया, जिससे भी आपको समझ में आती है। तो इसमें बस इतना अंतर होता है कि साइकिल के टायर में एक लेयर होता है, बार बार एक परिधि बना होता है चमड़े का, इसमें एक नहीं होता है। इसमें साइकिल में तो रबड़ या चमड़े का एक परिधि बना होता है बस, जिसको ट्यूब बोलते हैं, जो फूलता है हवा डालने पे। इसमें 7 लेयर होते थे, मतलब कि कंकरेंट सर्किल के फॉर्मेशन में बनाया जाता था। पहले एक सर्किल हुआ, फिर उसके बाहर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, फिर चौथा सर्किल। और इस सर्किल एक लाइन नहीं होता था, वो लाइन का मोटापा होगा जैसे मान लो 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर ऐसे करके। तो और उस मोटापे में, उस एरिया में वो जो सर्किल बन रहा है चारों तरफ घूम करके, जो लाइन है, जो जिस लाइन की चौड़ाई भी 200-400 मीटर है, उसमें हजारों सैनिक, मतलब सैकड़ों सैनिक एक लाइन में खड़े हैं। मान लो इतना चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा है, तो 100 मीटर में सैकड़ों सैनिक है। और इस तरह से चारों तरफ सैकड़ों 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 सैनिक है, मतलब कि पूरा उसमें 10,000 सैनिक लगा दिए गए हैं इंटरनल सर्किल में। फिर बाहरी वाली सर्किल में भी लगा दिए गए वैसे 10, 15, 20 हज़ार, फिर बाहरी वाले में 30, 40 हज़ार। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा सैनिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे साइकिल में स्पोक होता है जिससे कनेक्टेड होता है साइकिल का ट्यूब सेंटर से, वो स्पोक की जगह पे भी एक मोटी लाइन होती थी, मतलब 100 मीटर 200 मीटर मोटी, जो अंदर से लेके, अंदर वाले सर्किल से लेके, केंद्र से लेके बाहर वाले सर्किल तक जाती थी। और उसमें भी आर्मी खड़े होते थे हजारों की संख्या में, 10,000 आर्मी एक स्पोक में खड़े हैं। और इस तरह से चारों तरफ निकले हुए हैं, सेंटर से लेके बाहरी सर्किल तक। तो ये इसका फॉर्मेशन होता था। इसके अलावा वो मूव करते रहते थे आर्मी, जैसे कि जहाँ पे ट्यूब है ना, जो जिसकी मोटाई मैंने बताया कि 100-200 मीटर, 300 मीटर या 500 मीटर हो सकती है, जिसमें आर्मी भरे हुए हैं। तो वो आर्मी एक पर्टिकुलर मेथड से, मतलब कि एक आधी आर्मी इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो आधी इधर की ओर मूव कर रहे हैं, वो हमेशा मूव करते रहते थे हर सर्किल में। एक सर्किल जो है वो खड़ा नहीं है, वो मूव कर रहा है, फिर बाहर वाला सर्किल भी मूव कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है। बट इसके बावजूद सवाल उठता है कि इसमें युधिष्ठिर कहाँ से अंदर में फंसते, तुम ऐसे मूव करते रहो, कोई क्यों आएगा अंदर में? तो इसका जवाब है कि ये डिफेंसिव व्यू भी था चक्रव्यूह, और ऑफेंसिव व्यू भी था। मतलब ऑफेंसिव में क्या होता था कि चक्रव्यूह आगे बढ़ते रहेगा, आपने सेना को एक फॉर्मेट में सजा दिया और सेना को आगे बढ़ाते चले गए। मतलब आपका चक्रव्यूह जो चक्का है, चक्का की तरह जो आपने फॉर्मेशन बनाया सेना का, वो मूव करता रहेगा आगे की तरफ। और जैसे जैसे मूव करेगा तो आर्मी, अपोजिशन के जो भी आर्मी जाएंगे, शत्रु के जो भी आर्मी आपके घेरे में आते जाएंगे, उसको आप अंदर लेते जाओगे, अंदर फंसा लोगे, उसके बाद वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, अंदर उसको मारते जाओगे, और या तो सीधे मार दोगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेट कर करके मार दोगे। जब वो अंदर घिरेगा, धीरे धीरे उसकी शत्रु के जो आर्मी है उनकी संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी जो आर्मी है वो उनको घेर चुकी है, चक्र में फंसा चुकी है। उनको मारते चले जाओगे गाजर मूली की तरह, धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के भी जान दे देंगे। मतलब उनको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ भागूँ, चारों तरफ से तो दुश्मन से घिर चुका हूँ। तो ये होता था चक्रव्यूह का फॉर्मेशन का तरीका। आर्मी अपोजिशन को फंसा करके, टॉर्चर करके, उनको फ्रस्ट्रेट करके मार दिया जाता था, मतलब उनका मनोबल तोड़ दिया जाता था, उनमें जीने की इच्छा नहीं रह जाती थी। इस तरह से फंसा के उनके सारे आर्मी को एक एक करके गाजर मूली की तरह काट दिया जाता था। तो ये तो हुआ चक्रव्यूह के बनाने का तरीका। अब आते हैं कि इसमें उस दिन क्या हुआ जब चक्रव्यूह की रचना की गई। जब चक्रव्यूह की रचना की गई, और इससे भी बड़ा सवाल है कि इसका काट कैसे था। इसका काट बहुत ही नॉर्मल है, बट वो करना इजी नहीं है। मतलब बेशक आप अगर काट समझ भी जाते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना टफ है, मतलब उसके लिए पूरी औकात लगानी पड़ सकती है। एक बात और
क्या चक्रव्यूह में या किसी भी व्यू में बहुत सारे व्यू आजमाए गए हैं महाभारत में, सिर्फ चक्रव्यूह में नहीं आजमाया गया है। पद्म व्यू, शंख व्यू, तो मतलब तमाम तरह के, गरुड़ व्यू, सर्प व्यू, सूची व्यू, मतलब इस तरह से बहुत तरह के थे। तो इनमें से ढेर सारे होते थे, एक व्यू का कार्ड दूसरा व्यू होता था। तो जब सुबह सुबह पता चलता था कि सामने वाले ने ये व्यू की रचना की है, तो जल्दी जल्दी में जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता था शत्रु के पास, वो उतना जल्दी जल्दी उसका कार्ड व्यू की रचना करता था। तो इसमें जो बंदा पहले रात में डिसाइड करके बैठा हुआ है कि कल मैं ये रचना करूंगा, उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता था। तो इस तरह से युद्ध चला करता था उस टाइम में। अब सवाल उठता है कि जो चक्रव्यूह था, इसका कार्ड व्यू क्या था? इसका कई सारा व्यू था जो इसका कार्ड व्यू था। जैसे पद्म व्यू से इसको काटा जा सकता था, कमल व्यू से इसको काटा जा सकता था, सूची व्यू से इसको काटा जा सकता था, जो अर्जुन ने यूज किया था अगले दिन। अर्जुन ने सूची व्यू को यूज किया था नेक्स्ट डे, 14वें दिन, जब अर्जुन ने 13वें दिन कसम खाया कि अपने बेटे का बदला जयद्रथ को मार के लेगा, तो 14वें दिन फिर से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। इस बार इन्होंने चक्रव्यूह की रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए नहीं किया था, इस बार जयद्रथ को बचाने के लिए किया था। और जिसको बचाना रहेगा उसको लास्ट वाले सर्किल में, अंदर वाले सर्किल में रखा जाएगा, केंद्र में। और उसके बाहर चूंकि 7 सर्किल्स बने हुए हैं और सब में बड़े बड़े योद्धा तैनात हैं अपनी आर्मी को लेकर के, मतलब 10-20 हजार आर्मी लेकर के। और तो वहां केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था चक्रव्यूह में। ये हुआ था 14वें दिन, बट अभी हम 13वें दिन पे आते हैं। और उससे भी पहले हम ये अब डिस्कस करते हैं कि चक्रव्यूह को भेदने का तरीका क्या था, मतलब इसको कैसे तोड़ा जा सकता था। तो जैसा कि अभी भी बताया कि इसको एक कमल व्यू वगैरह से, मतलब अंदर घुस करके फाड़ दो वाली चीज है, लेकिन ये बोलने में इजी लग रहा है, ये करना इम्पॉसिबल टाइप का था। इसका एक तरीका था सूची व्यू, जिससे चक्रव्यूह को बहुत तेजी से, इसको बर्बाद तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन चक्रव्यूह को हाँ रद्द-बद्द जरूर कर सकते थे, काफी हद तक इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। जो अर्जुन ने अपनी पत्नी को समझाया था जब उसका बेटा माँ के गर्भ में था, जब अभिमन्यु गर्भ में था, जो निकलना नहीं सुन पाया था। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक तरीका ये था कि जब आप इंटर करते हो तो पहली बात तो आप अकेले इंटर नहीं कर सकते। अगर वो ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, मतलब आपकी तरफ मूव कर रही है आपको पकड़ने के लिए या आपको मारने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आर्मी लेकर के, चूंकि वो मूव करते रहता है, मतलब चक्का का जो पहिया है वो मूव करते रहता है, ऐसे आर्मी उसमें मूव कर रही है, इधर से इधर जा रही है। तो आप सामने से जब इंटर मारोगे तो जितनी आर्मी को, मान लो आपने 1000 आर्मी को वहां पे मार दिया, 10,000 को मार दिया, 10,000 साधारण आर्मी को मार करके आप इंटर कर गए, लेकिन चूंकि वो मूव कर रही है ना, तो जो लाशें हैं जहां पे लोग मरे वहां पे दूसरे लोग तुरंत ही पहुंच जाएंगे और आप वो रास्ता बंद हो जाएगा, आप अंदर जाएंगे, फिर बाहर निकलने का रास्ता आपके पास नहीं रहेगा। तो इसका जो तरीका है वो इस तरह का है कि जब आप इंटर कर रहे हो, मतलब जब आप व्यू को तोड़ रहे हो, तो वहां पे मान लो आपने 10,000 लोगों को मारा। अच्छा, क्या वहां पे अनलिमिटेड आर्मी तैनात होती थी? नहीं, आर्मी चक्रव्यूह में बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होती थी, क्योंकि वो जो आपके अगेंस्ट में लड़ रहा है वो भी अपनी सारी आर्मी तो व्यू में नहीं लगा देगा ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सारी आर्मी हर दिन लड़ती थी, आर्मी घायल होते थे, लोगों को इस तरह से रखा जाता था कि जैसे 50,000 लोग आज लड़ेंगे तो 1 लाख लोग कल लड़ेंगे, तो परसों 1 लाख लोग लड़ेंगे, और अलग अलग तरह के लोग लड़ेंगे, ताकि आज जो लोग लड़े हैं वो थक गए होंगे, उनको चोट लगी होगी, वो कल रेस्ट लेंगे, फिर कल दूसरे वाले लोग लड़ेंगे, तब तक परसों ये फ्रेश हो जाएंगे, परसों ये लड़ेंगे, चोटिल लोगों को हटाया जाएगा, उनकी जगह पे नए लोग लाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 7 छावनी सेना या 11 छावनी सेना, मैंने 11 लेकर के उतर गया और एक ही दिन में लड़ लिया जाकर के। उसको पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप उतारा जाता था, फेस्ड मैनर में। तो चक्रव्यूह में मान लो कि 2 लाख आर्मी उतारा गया, 1 लाख आर्मी उतारा गया, उसको 7 लेयर में डिवाइड किया गया। अब आप एक लेयर में मान लो कि 10,000 आर्मी है या 20,000 आर्मी है जो ऐसे मूव कर रही है। अच्छा, ये छोटा सा सर्किल नहीं होता था, सर्किल का जो डायमीटर है वो 1 किलोमीटर भी हो सकता था, 2 किलोमीटर भी हो सकता था, मतलब बड़ा होता था काफी, ताकि आप एक बार देख के नहीं बता सकते हो कि ये कैसे घुसेंगे कैसे निकलेंगे। ये मेज की तरह है, ऐसे समझिए, और मेज की हाइट बहुत ज्यादा है, 10 मीटर ऊंचा है। जब आप मेज को ऊपर से देखोगे तब तो आप जान जाओगे कैसे निकलना है, लेकिन मेज के अंदर अगर आपको डाल दिया जाए तब आपके लिए निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता ब्लॉक्ड है, कौन सा रास्ता ओपन है। चक्रव्यूह उसी तरह से था, आप अंदर से घुस रहे हो और चूंकि बहुत बड़े एरिया में 10-20 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप नहीं समझ पाते थे कि इसमें कैसे घुसना है कैसे निकलना है। तो इसका तरीका जो था, जो एक तरीका था जो अर्जुन यूज करता था बार बार, वो ये था कि आप अपनी पूरी आर्मी लेकर के पहुंचिए। मतलब अगर चक्रव्यूह में मान लो 1 लाख आर्मी का यूज किया गया होगा, 2 लाख आर्मी का, आप भी लाखों आर्मी लेकर के पहुंचोगे वहां पे। और जहां से आप एंट्री मार रहे हो वहां पहले तो आप अपने आर्मी को यूज करोगे, आप पहले उसको साफ करोगे रास्ते को। जैसे कि मान लो आपने 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर के रास्ते में इनको दुश्मनों के आर्मी को मार के गिरा दिया पूरा और रास्ता क्लियर कर दिया। अब दुश्मन के जो आर्मी बाकी चारों तरफ से वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, जहां पे आपने मारा उसको भरने के लिए आ रहे हैं,
उसको फिर वो तुरंत ही भर देंगे विद इन कुछ मिनट्स या एक आध घंटे आधे घंटे में या 2-4-10 मिनट में। इसलिए आपको क्या करना है कि जब आपने मार के वहाँ पे साफ किया है रास्ता, मतलब वहाँ पे दुश्मन की आर्मी को पूरा का पूरा खदेड़ दिया, अब जब दुश्मन की आर्मी आ रहे हैं तो आपकी जो आर्मी होगी वो दोनों साइड से दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। आपके 10-20 हज़ार आर्मी एक साइड से, 10-20 हज़ार दूसरे साइड से, और बीच में 100-200 मीटर 500 मीटर का आप एक रास्ता क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर आप दुश्मन की आर्मी को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि दुश्मन ने आर्मी को मूव करने के लिए लगा रखा है चक्र की तरह। तो जब वो मूव कर रहा होगा वो चक्र कंप्लीट नहीं होगा ना, क्योंकि बीच में आप एक रास्ता बना चुके हैं। बीच में आपकी 10,000, 20,000 या 50,000 आर्मी या 1 लाख आर्मी दीवार की तरह खड़ी हो चुकी है, 2 दीवार बना करके। तो वो सर्किल जो आएगा वो दोनों दीवारों से टकरा के वहीं रुक जाएगा। जो सर्किल में दुश्मन की आर्मी मूव करते हुए आ रही है, अगर हम द्रोणाचार्य और अर्जुन को लेकर के एग्जाम्पल समझे यहाँ, तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पहला जो आउटर लेयर था उसमें सेंधमारी कर दिया। उसमें 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर के जितने आर्मी थे दुश्मन को, उनको मार करके और अंदर एंटर कर गया। और अर्जुन की जो आर्मी है हजारों लाखों की संख्या में, वो उस रास्ते को भर दी, मतलब उस रास्ते में दुश्मनों को नहीं घुसने देगी। अर्जुन को पूरे चक्रव्यूह में घुस के उसको नहीं मारना है द्रोणाचार्य को, या उनके साथ नहीं लड़ना है। अर्जुन को पूरे चक्रव्यूह को अस्त व्यस्त नहीं करना है, अर्जुन को सिर्फ रास्ता निकालना है। इसको आप ऐसे समझिए, जब नदी पे समुद्र पे पुल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? वहां तो पूरा पानी है, आपका वो सीमेंट वगैरह जमेगा नहीं, आप कितना भी डालोगे वो बह जाएगा पानी में। तो इंजीनियर क्या दिमाग लगाते हैं, पहले घेरा बनाते हैं, गोल सा एक स्टील का घेरा बनाते हैं और उसको ले आके गाड़ते हैं नीचे से, जहां भी सरफेस होता है उससे भी 10-20 मीटर नीचे ले आके गाड़ते हैं, मतलब फाउंडेशन से। इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप नदी पे या समुद्र में पुल बनाते हो तो कैसे बनाते हो? वहां पे तो बहुत पानी होता है, आप कितना भी सीमेंट डालोगे, बेशक बहुत तेजी से जमने वाला सीमेंट भी डालोगे, वो भी पिघल जाएगा या फिसल जाएगा या कहीं बह जाएगा। तो वहां पे इंजीनियर्स क्या करते हैं, पहले एक फॉर्मेशन बनाते हैं स्टील का, जैसे गोल सा होगा, और उसको नीचे जहाँ पे भी सरफेस होगा समुद्र का या नदी का, उसके नीचे तक गाड़ते हैं, मतलब उससे भी 10-20 मीटर नीचे ले जाकर के खोद के वहाँ पे उसको गाड़ेंगे और उसको ऊपर तक लेके आते हैं। उसमें पूरा पानी भरा हुआ रहेगा और वो पूरा एयर टाइट टाइप का रहेगा, मतलब कि ऊपर से ओपन है बट बाकी में उसमें छेद नहीं है। उसके बाद उसमें मोटर चला करके, डीजल चला करके उसमें से सारा पानी को बाहर निकाल के पंप करते हैं। मतलब समुद्र के बीचों बीच में उन्होंने एक पंप लगा दिया, मोटा पंप, 1-2 मीटर 4 मीटर चौड़ा डायमीटर का, और उसके अंदर जो पानी था उसको बाहर फेंक दिया। वो पूरा खाली हो चुका है, चारों तरफ पानी है, उसके अंदर स्टील के अंदर पानी नहीं है। जो 2-3 मीटर डायमीटर का, 1 मीटर डायमीटर का जो स्टील है उसके अंदर पानी नहीं है। उसमें सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिया डालते हैं, सीमेंट डालते हैं और उसमें पिलर बनाते हैं जिसके ऊपर पुल वगैरह बनाया जाता है। मतलब पानी चारों तरफ है लेकिन उसके अंदर नहीं घुसने दे रहा है। यही स्ट्रेटजी चक्रव्यूह के फॉर्मेशन में यूज किया गया था, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए यूज किया जाता था। मतलब अगर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी है और अर्जुन को तोड़ना है तो अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन अपनी पूरी औकात लेकर के, पूरी आर्मी लेकर के एक स्पेस जब क्रिएट करेगा घुसते समय, मतलब 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर या 500 मीटर का जो रास्ता क्रिएट करेगा, जब वहाँ उतने जो दुश्मन होंगे, जो आर्मी होंगे, उनको मार देगा और वहाँ पे एंट्री कर जाएगा। एंट्री करते ही अर्जुन की आर्मी भी साथ में, जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार की संख्या में होगी, वो साथ में एंटर करेगी, मतलब हजारों की संख्या में होगी, और वो दोनों साइड दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। मतलब इधर 5-10 हज़ार आर्मी खड़ी हो गई है, इधर खड़ी हो गई है, और दोनों साइड से जो दुश्मन के आर्मी आ रहे हैं उस जगह को भरने के लिए उसको साइड में ही निपटाते रहेगी, वहीं पे लड़ते रहेगी। अर्जुन की तरफ से जो योद्धा होंगे वो भी साइड में खड़े होंगे, दोनों साइड में, कुछ इस साइड कुछ उस साइड, अपनी अपनी आर्मी लेकर के। इस तरह से वो जो रास्ता अर्जुन ने क्रिएट किया होगा उसमें किसी को, दुश्मन की आर्मी को भरने ही नहीं दिया जाएगा। मतलब जो फ्रस्ट्रेट करने के लिए लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि वहां पे आकर के भर जाएंगे, फिर अर्जुन को लगेगा कि भैया पीछे कैसे निकलेंगे, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नहीं रहेगा। दुश्मन को मार के इन्होंने एक तो रास्ता निकाल लिया पहला लेयर को तोड़ के, और उस लेयर में जितना इन्होंने काटा था, जहां पे दुश्मनों को मारा था, उसमें अपनी आर्मी खड़ी कर दी। अब वहां पे दुश्मन को घुसने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब चक्र का जो पहिया है वो बीच में कट गया है, आप समझ लो कि पंक्चर नहीं हुआ है, बीच में काट के उसका ट्यूब निकाल दिया है, थोड़ा सा ट्यूब का लेंथ। अब वहां पे दुश्मन है नहीं, फिर अगले लेयर पे जाएगा, फिर उसी तरह से थोड़ी देर लड़ाई चलेगी, सामने वाले को, उस लेयर को ब्रेक करेगा, उतनी आर्मी को मारेगा, और इनकी जो आर्मी है अर्जुन की, वो ऐसे मूव करती जाएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में, और वो आगे चलती चली जाएगी। अब जो पहला लेयर था वो आर्मी आगे जाकर के दूसरे लेयर पे खड़ी हो जाएगी। ऑफकोर्स कुछ लोग मर रहे होंगे, बट एनीवे वो दीवार की तरह बनाते हुए चली जाएगी, अगले वाले लेयर में भी घुस करके वहां पे खड़ी रहेगी और वहां पे लड़ते रहेगी। मतलब उस वाले लेयर को भी तोड़ देगी। वहां पे भी जो पहिया बन रहा था, जहां पे दुश्मन घूम रहे थे, वो दुश्मन घूमते घूमते जब आएंगे तो उनका सर्किल कंप्लीट ही नहीं होगा।
इस तरह से न सिर्फ उनका सर्किल नहीं कंप्लीट होगा और टूट जाएगा, बल्कि वो कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि जब वो घूमते घूमते उनको तो ऐसे जाते रहना था ना, तो वो अब जा ही नहीं पा रहे हैं। बीच में ही इनकी आर्मी खड़ी है दीवार बना करके, 100-200 मीटर का डिस्टेंस या 500 मीटर का डिस्टेंस को पकड़ लिया है, उसके अंदर उनको घुसने ही नहीं दे रहा है। इस तरह से उनको फ्रस्ट्रेट करके उल्टा अब उनको मारा जाएगा, दुश्मनों को जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना करी थी। ये तो था इसके भेदने का तरीका। अब ये चीज अभिमन्यु को नहीं समझ में आया था, उसने शायद सुना नहीं था। अभिमन्यु तेजी से गया, काटते फिरते मतलब रास्ता बनाते हुए घुसता चला गया, लेकिन जैसे ही वो रास्ता बना के अंदर घुसा, बाहर में जो रास्ता था वो फिर से ब्लॉक हो गया, क्योंकि आर्मी चक्र की तरह घूम रही थी, वो बाहर में आकर के ब्लॉक करती चली गई। जब अभिमन्यु अंदर घुसता है तो बाहर देखा तो उसको निकलने का रास्ता ही नहीं है। और दूसरी समस्या यहाँ पे आई कि अभिमन्यु की मदद के लिए कोई नहीं जा पाया। अभिमन्यु भी हो सकता है आर्मी लेकर के घुसता तो शायद बचने का चांस रहता है, चलो अगर वो इस तरह का रास्ता नहीं भी बना पाता स्टिल निकलने का चांस रहता, अगर उसके साथ 1000, 2000, 10,000 लोग रहते, भीम वगैरह रहता तो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि हम लोग को पता है कि जयद्रथ को वरदान मिला हुआ था कि एक दिन वो पांडवों को रगड़ सकता है, सारे पांडवों को अकेले, और उसने वही दिन चूज किया था। तो उस दिन वो बाकी किसी भी पांडव को घुसने नहीं दिया, और जो बाकी के युधिष्ठिर के आर्मी वाले थे या फिर इनके वॉरियर्स थे उनको बाकी लोगों ने रोक लिया। मतलब फ्रंट वाले लाइन में उन लोगों ने पूरी औकात लगा दी। जनरली इसका जो केंद्र वाला लाइन होता है, जब डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनता है तो फिर डिफेंसिव हो या अटैकिंग स्ट्रेटजी हो, जो फ्रंट लाइन होता है इसका, मतलब जो बाहरी सरफेस होता है, जो बाहरी लेयर होता है, उसमें ये लोग अच्छे अच्छे वॉरियर्स रखते हैं। हालांकि अटैकिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, जब अटैक करते हैं तो बाहरी वाले में सबसे कमजोर सैनिकों को रखा जाता है, बाहरी वाले में कमजोर सैनिकों को, थोड़ा कमजोर वॉरियर्स को रखा जाता है, क्योंकि पहली बार जब लड़ाई करने जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा मारा जाएगा। फ्रंट लाइन पे जो आर्मी होती है ज़्यादा मरती है, सभी को पता है। तो इसलिए जो बाहरी लेयर पे आर्मी लगाते हैं, वॉरियर्स लगाते हैं, वो कमजोर होते हैं। जो सेकंड लेयर पे होगा वो थोड़ा और मजबूत होगा, क्योंकि तब तक दुश्मन थक चुका होगा। अब दुश्मनों को थोड़ा मजबूत लोग आएगा तो बुरी तरह से मारेगा, गाजर मूली की तरह। थर्ड लेयर जो होगा अंदर वाला, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। फोर्थ और फिफ्थ और लास्ट लेयर जो होता है वो न्यूक्लियस की तरह होता है, एटम का, सबसे मजबूत होता है। मतलब लास्ट लेयर तक अगर दुश्मन पहुंच भी गया तो चूंकि दुश्मन थक चुका होगा बहुत ज़्यादा लास्ट लेयर तक पहुंचते पहुंचते, और लास्ट लेयर पे सबसे मजबूत वॉरियर्स, सबसे मजबूत आर्मी खड़ी होती है, जो दुश्मनों को तहस नहस कर देती है। इसलिए भी चक्रव्यूह बहुत डेंजरस व्यू माना जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभिमन्यु घुस तो गया, पहला लेयर घुसा, दूसरा घुसा, तीसरा घुसा, एनीवे समहाउ अभिमन्यु बहादुर था, वो सारे लेयर तोड़ता हुआ अंदर पहुंच गया, जिससे दुर्योधन को बुरा लगने लगा। उसको लगा कल से हम मुंह क्या दिखाएंगे, अगर एक बच्चा चक्रव्यूह तोड़ के चला जाता है जिसको हमने बनाया था युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए, तब तो पूरी दुनिया में हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लड़ाई लड़ ही क्यों रहे हैं जब साला मुंह ही दिखाने लायक नहीं बचेंगे? तो मतलब हालत ऐसी हो जाएगी कि हम किसी को क्या बोलेंगे कि एक 16 साल का लड़का है, हम लोग को मार पीट के चला गया, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए दुर्योधन को, ऐसा दुर्योधन सोच रहा था। तब उसने जाकर के द्रोणाचार्य को समझाया कि किसी तरह करके इस बच्चे को मारो जैसे भी हो सके। जो द्रोणाचार्य ने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, रूल है जो भीष्म पितामह ने बनाए थे, एक वॉरियर दूसरे वॉरियर से लड़ेगा, एक रथ पे सवार बंदा दूसरे रथ पे सवार महारथी से लड़ेगा, यही रूल था। तो उसने बोला रूल भाड़ में जाए, जो भीष्म पितामह ने रूल बनाया था वो कहाँ है? अभी नीचे गिरे हुए हैं जमीन पे। आप एक काम करो, इसको किसी भी तरह करके मारो। सबने मिलके 6-7 लोगों ने मिलकर रूल तोड़ करके अभिमन्यु का वध किया। जो अगली कहानी ये है कि अर्जुन ने इस पे कसम खाया कि मैं जयद्रथ को अगले दिन मार दूंगा। और अब सवाल उठा कि अर्जुन ने जब बोल दिया कि वो जयद्रथ को अगले दिन मार देगा, तो और उसने ये भी कसम खा लिया कि अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अर्जुन सुसाइड कर लेगा। मतलब सुसाइड मतलब सेल्फ इमोलेट कर लेगा, मतलब आत्मदाह कर लेगा, जिंदा जला लेगा खुद को। अब दुर्योधन को आइडिया आया कि अगर 14वें दिन अगर अगले दिन 14वें दिन अगर हम किसी तरह से जयद्रथ को बचा लेते हैं तो अर्जुन तो वैसे ही मर जाएगा। अर्जुन के मरने का मतलब है कि जो पांडव सेना है वैसी कमजोर हो जाएगी, तो हमारा काम तो वैसे ही हो गया बिना कुछ किए। तब उसने दिमाग लगाया कि द्रोणाचार्य को बोला कि आप एक काम करो, किसी भी तरह करके जयद्रथ को बचाओ, ये युद्ध हम आज ही जीत जाएंगे, कल भले ही नहीं जीत पाए थे। द्रोणाचार्य ने फिर से वही किया, चक्रव्यूह की रचना करी, क्योंकि ये पिछले दिन किया था 13वें दिन अटैक करने के लिए, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पे। 14वें दिन किया जयद्रथ को बचाने के लिए, डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पे। आज द्रोणाचार्य का टारगेट था 14वें दिन कि जयद्रथ को न्यूक्लियस में रखना है, केंद्र में, और 7 लेयर बना देने, आर्मी भर देनी है, जितने भी बीमार लड़ाकू सारे आर्मी को ठोस देना है। मतलब इतने आर्मी लगा देने हैं 7 लेयर में कि दुश्मन चाह के भी, भगवान को भी दिक्कत आए वहां तक पहुंचने में। द्रोणाचार्य ने इस तरह का फॉर्मेशन लगाया और हुआ भी वही।
अब अर्जुन को भी समाव पता था कि अगर उसको जयद्रथ को कल बचाना है 14वें दिन, तो ऑब्वियस सी बात है चक्रव्यूह ही बेस्ट स्ट्रेटजी है द्रोणाचार्य जो चलने वाले हैं। अर्जुन ने उसका काट निकाला सूची व्यूह। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन सूची व्यू मतलब होता है भाला की तरह व्यू बनाना, मतलब आपकी आर्मी भाले के शेप में आगे बढ़ती है, सबसे आगे थोड़े से लोग होंगे और वो ऐसे तिरछा निकलता चला जाएगा, तीर की तरह भाले की शेप में आपकी आर्मी चलेगी। भाले के शेप में का मतलब हुआ, तीर के शेप में का मतलब हुआ कि आपके आगे में कम आर्मी होगी, 10-20 लोग होंगे और हो सकता है आप खुद खड़े हो जो मेन आपका बंदा है, और उसके बाद आप पीछे से तिरछा सा मूव करता जाएगा और आपकी आर्मी फैलती चली जाएगी। मतलब शुरू में 10 मीटर चौड़ा होगा जहाँ पे आर्मी जा रही है, फिर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर ऐसे करके होता चला जाएगा। 10 मीटर वाले आगे बढ़ेंगे और पीछे से वो लाइन चूंकि चौड़ा होता चला जा रहा है, ऐसे तीर की तरह इमेजिन कीजिए, तो वो ऐसे तेजी से घुसेगा, जैसे तीर कैसे तेजी से घुसता है, वो दुश्मन को चीरता हुआ अंदर चला जाएगा। तो अर्जुन ने चक्रव्यूह को भेदने के लिए सूची व्यू का यूज किया, मतलब तीर की तरह फॉर्मेशन बनाया अपनी आर्मी को, पूरी आर्मी लेकर के टूट पड़ा। लेकिन द्रोणाचार्य का भी टारगेट क्या था? द्रोणाचार्य का टारगेट युद्ध जीतना या कुछ नहीं था, बस द्रोणाचार्य का टारगेट था किसी तरह से अर्जुन को केंद्र तक नहीं पहुंचने देना है। मतलब बेशक लाखों लोग मारे गए, लेकिन अर्जुन केंद्र तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां पे जयद्रथ है। और अगर अर्जुन केंद्र तक नहीं पहुंचा तो अर्जुन तो खुद ही आग लगा लेगा, जयद्रथ को नहीं मार पाएगा। तो इस तरह से युद्ध तो वैसे ही जीत गए। तो इनको युद्ध जीतना नहीं था, इनको नुकसान से मतलब नहीं था कि कितने आर्मी इनके मर रहे हैं। कौरवों को, द्रोणाचार्य को बस इस बात से मतलब था कि अर्जुन को रोकना है। तो बेशक अर्जुन सूचीव्यूह बना करके तेजी से तीर की तरह अपने फॉर्मेशन को, आर्मी को बना के घुसा, लेकिन इसको अंदर तक नहीं पहुंचने दिया गया। मतलब चक्रव्यूह का काट अर्जुन जानता था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था, काट जानने का मतलब कि आप चक्रव्यूह को तोड़ करके सबको मार दोगे। ऐसा पॉसिबल है कि आप दुश्मन को डैमेज कर दो, उस दिन का युद्ध आप जीत जाओगे बैटल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता था कि आप बहुत पावरफुल या अर्जुन हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप दुश्मन को पूरा का पूरा खत्म कर दो। सामने भी तो आपका गुरु खड़ा है, आपका कोच खड़ा है, हेड कोच द्रोणाचार्य। तो वो तो ऐसा चलेगा ना कि मतलब बेशक आप दुश्मनों पे भारी पड़ो, लेकिन वो जो जिस चीज़ में कामयाब होना चाहता है, हो सकता है वो भी कामयाब हो जाए। और उस दिन उसका टारगेट था जयद्रथ को बचाना, जिसमें वो कामयाब हो गया और अर्जुन को जयद्रथ तक नहीं पहुंचने दिया गया। अब ये अगली कहानी है कि उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। इसकी कहानी फिर फ्लैशबैक में जानी पड़ेगी। जब युद्ध डिसाइड हो गया था, कृष्ण की बात कौरवों ने नहीं मानी थी, तो फाइनल हुआ कि भाई युद्ध तो लड़ा जाएगा, तो डेट फिक्स करो। तो डेट फिक्स करने के लिए दोनों तरफ के लोग आदमी चूज किए। पांडवों ने कृष्ण को बोला कि यही डेट चूज करेंगे, कौरवों ने भीष्म पितामह को लगाया। भीष्म पितामह ने 2-3 दिन में, 5 दिन में अपना रिजल्ट दे दिया कि मैं रेडी हूँ, इतने तारीख से कभी भी शुरू कर सकते हैं। कृष्ण ने महीनों लिया था डिसाइड करने में डेट को, क्योंकि कृष्ण सरप्राइज चाह रहे थे। कृष्ण चाह रहे थे कि महाभारत के बीच में एक ऐसा दिन आए जिसमें कुछ अजीब सी घटना हो, जैसे सूर्य ग्रहण वगैरह। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि ये कौरव लोग बहुत ज्यादा नीचता पे उतर आएगा। जो कौरव इतनी नीचता ऑलरेडी कर चुका है, ये आने वाले समय में लड़ाई में भी नीचता करेगा, सारे रूल तोड़ेगा। वैसे में हमें कोई एक सरप्राइज वेपन चाहिए होंगे, एक ऐसा वेपन जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता, जो रियल में वेपन नहीं है, कोई सरप्राइज इवेंट, कोई भौगोलिक खगोलीय घटना। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि अगर सूर्य ग्रहण टाइप का कुछ होना तो उस दिन कुछ किया जा सकता है। हेंस उन्होंने बड़े ही सटीक तरीके से सूर्य ग्रहण वाला डेट को बीच में जब देखा कि इतने तारीख को सूर्य ग्रहण है, तो उससे 10-15 दिन पहले लड़ाई शुरू करवा दी। मतलब उन्होंने डेट दिया कि इतने तारीख से लड़ते हैं, यही मुहूर्त अच्छा है। और वही सूर्य ग्रहण 14वें दिन था, जब लड़ते लड़ते जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था और अर्जुन किसी तरह से भी न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाता, आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता जहाँ पे जयद्रथ खड़ा था, आखिरी सेंटर में, मतलब सेंटर में, आखिरी सर्किल में। तभी अचानक से सूर्य ग्रहण लग जाता है और वो फुल सूर्य ग्रहण का दिन था, पूर्ण सूर्य ग्रहण था। सूरज पूरा ढक जाता है, रात हो जाती है। दुर्योधन को लगता है कि आज लगता है पांडवों का किस्मत ही खराब है। एक तो अर्जुन पहुंच भी नहीं पा रहा था, दूसरा जल्दी शाम हो गया। बस सारे लोग आ जाते हैं। जब वो बाहर निकल आता है, अर्जुन जलने वाला होता है अर्थी पे बैठ करके, तभी वहां पे अचानक से सूरज निकल जाता है, क्योंकि शाम तो हुआ नहीं था, वो तो सूर्य ग्रहण हुआ था। और अर्जुन जयद्रथ को मार के अपना प्रण पूरा कर लेता है और अर्जुन जलने से बच जाता है। तो ये तो कहानी थी कि किस तरह से घटना घटी थी। बट चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है और चक्रव्यूह कैसे काम करता है और चक्रव्यूह क्यों बनाया जाता है, क्या चक्रव्यूह सिर्फ ऑफेंसिव होता है या चक्रव्यूह सिर्फ डिफेंसिव होता है या दोनों होता है, तो ये सब चीजें अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया।